हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी पीवाईक्यू के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू जो है वो उसका पिलर होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथ में हम लोग मॉक भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। 75 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, आज 76 से करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के पोस्ट पे भी काम किया है। तो देखिए, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज़ द करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन है इसमें ये हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, पहला चीज़ तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम का क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि स्वदेशी सेवक होम का हेडक्वार्टर कहाँ था, यूनाइटेड इंडिया हाउस का हेडक्वार्टर कहाँ था, युगांतर आश्रम का हेडक्वार्टर कहाँ था, और आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ था। इसको मतलब कि अगर आपको 1-2 भी पता है तो आप इसको आंसर ये बना सकते हैं, मगर यहाँ पे सिर्फ हेडक्वार्टर है। हम लोग थोड़ा इस सभी को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि स्वदेशी सेवक होम की स्थापना किसने की, क्या काम था, यूनाइटेड इंडिया हाउस का स्थापना कौन किया, किस काम से रिलेटेड था, कौन कौन लोग इससे संबंधित थे, इंपॉर्टेंट लोग, हर एक चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है स्वदेशी सेवक होम। द स्वदेश सेवक होम वाज अ हॉस्टल। ये एक हॉस्टल था जो इस्टेब्लिश किया गया था जीडी कुमार के द्वारा वैंकूवर कनाडा में। कनाडा के वैंकूवर में जो इंडियन लोग हैं उनके लिए हॉस्टल की स्थापना की गई थी। जैसे बिहारी है वो दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पे सभी सोचेंगे कि हम लोग सभी बिहारी एक साथ रहें, उसी तरह से जितने इंडियंस हैं वो उनको रहने के लिए, छात्रों को रहने के लिए एक हॉस्टल बनाया गया था। स्वदेश सेवक होम, नाम से समझ में आ रहा है स्वदेश का सेवक सबके लिए था। ऑन द लाइन ऑफ इंडिया हाउस इन लंदन, किस लाइन पे बनाया गया था, जैसे लंदन में इंडिया हाउस था, ये बहुत ही फेमस है इंडिया हाउस, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडिया हाउस के बारे में। ठीक है, तो जैसे इंडिया हाउस लंदन में था उसी तरह से कनाडा में था स्वदेश सेवक होम। काम क्या था इसका, इट सर्व्ड एज अ सेंटर फॉर एक्टिविटीज़ प्रमोटिंग इंडियन नेशनलिज्म। यहाँ इसमें जो लोग जुड़े हुए थे, जो इस हॉस्टल में रहते थे, इंडियन रहते थे वो लोग, और वो लोग न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, वो लोग क्रांति में भाग लेते थे। ठीक है, बहुत अंग्रेज़ों के खिलाफ कैसे क्या करना है ये लोग रणनीति बनाते थे। ठीक है, न्यूज़पेपर भी पब्लिश करते थे, जिसमें न्यूज़पेपर इन गुरुमुखी कॉल्ड स्वदेश सेवक। न्यूज़पेपर का नाम क्या था, स्वदेश सेवक। ठीक है, और ये न्यूज़पेपर किस भाषा में था, गुरुमुखी में। गुरुमुखी जो है ना ये सिख लोगों की भाषा है, सिख का। और आप लोग को पता ही है कि पंजाबी, ज़्यादातर पंजाबी कहाँ रहते हैं, कनाडा। पंजाबी लोग कनाडा बहुत जाते हैं ना, तो उस टाइम भी पंजाबी कनाडा में बहुत रहते थे। तो वहाँ पे जो पेपर पब्लिश किया गया था उन लोगों के लिए, वो उन्हीं की भाषा में था, यानी कि गुरुमुखी में था। पेपर का भी नाम स्वदेश सेवक था और हॉस्टल का भी नाम स्वदेश सेवक होम था। व्यक्ति का नाम क्या था, जीडी कुमार, और ये कहाँ था, वैंकूवर कनाडा में। द होम वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ लाइक वर्किंग विथ इंडियन ट्रूप्स। ठीक है, जो सेना, इन भारतीय सेना विदेशों में जो तैनात है उनके लिए काम करना, हथियार चुराना इनसे, अंग्रेज़ों से। ठीक है, एंड प्लानिंग अ साइमल्टेनियस रिवॉल्ट इन ब्रिटिश कॉलोनीज, और ब्रिटिश का जो जितना भी कॉलोनी है वहाँ पे रिवोल्ट करना, यही मकसद था। इंडिया हाउस का नाम आया है जो कि लंदन में है, तो थोड़ा इंडिया हाउस को डिटेल में डिस्कस कर लो, पूछा जा रहा है। ठीक है, इंडिया हाउस जो है वो एक स्टूडेंट लोग का रेसिडेंस था, यानी हॉस्टल ही था, वहाँ भी विद्यार्थी रहते थे। उन दैट एग्जिस्टेड बिटवीन 1905 से 1910। वो एग्जिस्ट करता था कहाँ, लंदन में। ठीक है, विद द पैट्रनेज ऑफ लॉयर श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा कहाँ था, लंदन में। यहाँ से भारतीय जो जाते थे वहाँ पढ़ने उढ़ने, वो लोग वहाँ रहते थे। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो इससे जुड़ा हुआ है इंडिया हाउस से, वो है बीडी सावरकर का। ठीक है, बीडी सावरकर भी वहाँ पे रहे थे बहुत दिन। ठीक है, तो इन्होंने खोला था इसको। इट वॉज ओपन टू प्रमोट नेशनलिस्ट व्यूज, राष्ट्रवादी भावनाओं। जो इंडियन स्टूडेंट जो ब्रिटेन में पढ़ रहे हैं उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना जगाने के लिए ये जो है खोला गया था। इंडिया हाउस केम टू इनफॉर्मली रिफर टू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यही था इंडिया हाउस, देख लीजिए। अब देखिए, पैट्रॉन्स ऑफ इंडिया हाउस पब्लिश एन एंटी कॉलोनलिस्ट न्यूज़पेपर। क्या न्यूज़पेपर का नाम था, द इंडियन सोशलोजिस्ट, विच
द ब्रिटिश राज बैंड एट सेडिशियस, यानी कि वहाँ पे एक न्यूज़पेपर ही पब्लिश किया गया था इंडिया हाउस के द्वारा। इस न्यूज़पेपर का नाम था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जिसको बाद में अंग्रेजों ने बैन कर दिया था ब्रिटिश राज ने। ये इंपॉर्टेंट नाम है जो इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे, जैसे विनायक दामोदर सावरकर, बी.डी. सावरकर। आप लोग को इनका कहानी तो पता ही होगा। जैसे जो जेल है अंडमान निकोबार में, जो सेलुलर जेल है, वहाँ वो फेमस क्यों है? बी.डी. सावरकर के नाम से ना, बी.डी. सावरकर जेल। वहाँ का जो एयरपोर्ट है उसका भी नाम बी.डी. सावरकर एयरपोर्ट है ना। तो विनायक दामोदर सावरकर, पहले इनको वहाँ पे इंडिया हाउस चले गए थे ये। उसके बाद भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारत का तिरंगा झंडा फहराने वाली पहली महिला जो थी वो मैडम भीकाजी कामा थी। भारतीय झंडा फहराई थी कहाँ? जर्मनी के स्टुटगार्ड में। जर्मनी के स्टुटगार्ड में 1907 में भारत का झंडा ये फहराई थी मैडम भीकाजी कामा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए आप लोग। वी.एन. चटर्जी भी वहीं से जुड़े हैं। लाला हरदयाल, गदर पार्टी के संस्थापक हैं लाला हरदयाल। गदर पार्टी अभी आप लोग को डिटेल में पढ़ा देंगे। तो लाला हरदयाल, वी.वी.एस. अय्यर, एम.पी.टी. आचार्य, पी.एम. बापट, ये सब इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था, इस देखिए ये सब का काम क्या था? ये लोग रणनीति बनाता था, हथियार बनाता था, बम गोला बारूद बनाने के लिए सीखता था, ठीक है। तो वहाँ पे एक थे इंडिया हाउस के मेंबर मदन लाल ढींगरा। इन्होंने वहाँ का जो एक पॉलिटिकल आदमी था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसका नाम था कर्जन वाइली, ठीक है, सर कर्जन वाइली, सर मत लगाइए, कर्जन वाइली, उसका हत्या कर दिए थे मदन लाल ढींगरा। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने। कहाँ? लंदन में, ठीक है। इंडिया हाउस में रहते थे मदन लाल ढींगरा। उसी के बाद तो फिर सबके ऊपर एकदम वो हुआ, बी.डी. सावरकर भी कोई पकड़ा गया, सबको पकड़ के फिर सजा दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे देख लो, सर कर्जन वाइली वाज असैसिनेटेड ऑन 1 जुलाई 1909 बाय मदन लाल ढींगरा एट द इंपीरियल इंस्टीट्यूट इन लंदन। लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में गोली मार दिया था। ढींगरा एन इंडियन स्टूडेंट एंड मेंबर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंग्लैंड। ढींगरा क्या थे? इंडियन स्टूडेंट थे और इंग्लैंड में ये भारतीय जो क्रांतिकारी भावनाएं थी उसको वहाँ पे बढ़ा रहे थे, ठीक है, इंग्लैंड में। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है आपका वो है यूनाइटेड इंडिया हाउस के बारे में। ये इंडिया हाउस नहीं है, ये है यूनाइटेड, मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें। अगर इंडिया हाउस होता तो आपका आंसर क्या होता? इंडिया हाउस कहाँ पे है? लंदन में है, ठीक है, लंदन। मगर यहाँ पे क्वेश्चन है यूनाइटेड इंडिया हाउस, ये अलग चीज़ है और ये सिएटल में, यूएसए के सिएटल में है यूनाइटेड इंडिया हाउस। तो ये क्या था देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा। किसने गठित किया? यूनाइटेड इंडिया हाउस वाज अ सेंटर फॉर इंडियन नेशनल एक्टिविटीज एस्टेब्लिश 1910 बाय जी.डी. कुमार और तारक नाथ दास इन सिएटल, यूएसए, ठीक है। जी.डी. कुमार वही हैं जो कनाडा में जो है ना स्थापना किए थे। उसका कौन सा था? स्वदेश सेवक होम, उसका स्थापना कनाडा में किए थे। फिर यूएसए में आकर के यूनाइटेड इंडिया हाउस। मतलब देखो उस टाइम पे भी ना ऐसा नहीं है कि लोग विदेशों में पढ़ने नहीं जाते थे, बहुत ज़्यादा जाते थे इंडिया से विदेश पढ़ने, क्योंकि बहुत पैसा होता था लोगों के पास। जैसे गांधी जी भी लंदन जाके बैरिस्टर की पढ़ाई किए थे, वकालत की पढ़ाई, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो बाहर रहते थे तो वहाँ पे उनके साथ भेदभाव होता था, तो इसीलिए हर जगह पे एक इस तरह का मतलब हॉस्टल टाइप का इस्टेब्लिश किया गया था। मगर वहाँ रहने वाले सभी भारतीय जो है वो आपस में रणनीति बनाने लगे अंग्रेज़ों के खिलाफ। जैसे यूनाइटेड इंडिया हाउस का गठन किसने किया था? जी.डी. कुमार और तारक नाथ दास। कहाँ? सिएटल में 1910 में, ठीक है। ये भी एक पेपर पब्लिश करता था, इसका नाम था फ्री हिंदुस्तान, ठीक है। तारक नाथ दास जो हैं इन्होंने, ये एक स्टूडेंट थे और ये जो पेपर स्टार्ट किए थे इसका नाम था फ्री हिंदुस्तान। सीधे पूछेगा कि इस पेपर फ्री हिंदुस्तान पेपर के जो पब्लिशर हैं वो कौन है? तो तारक नाथ दास, फ्री हिंदुस्तान। द यूनाइटेड इंडिया हाउस प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ गदर पार्टी। यूनाइटेड इंडिया हाउस जो है ये गदर पार्टी का डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जितना भी हाउस अलग अलग जगह पे स्टैब्लिश हुआ था उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडिया हाउस और दूसरा चीज़ है गदर पार्टी, ठीक है। तो गदर पार्टी अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, गदर पार्टी ऑल्सो नोन एज गदर मूवमेंट was a revolutionary Indian nationalist organization formed in the early 20th century by Indian immigrants in North America and Canada। यानी कि ये जो गदर पार्टी है ये किनके द्वारा गठित किया गया था? जो लोग इंडिया से वहाँ गए थे पढ़ने उड़ने के लिए, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में, ठीक है।
मेन क्या क्या याद रखना है, द पार्टी वॉज फाउंडेड बाई सोहन सिंह भाखना, ठीक है। इस पार्टी का गठन किसने किया था, ऐसे ऑप्शन में लाला हरदयाल अगर है तो आपको वो टिक करना है कि इस पार्टी की संस्थापना लाला हरदयाल ने की थी। मगर दो, ऐसा नहीं है कि एक पार्टी बना सिर्फ एक आदमी अकेले खड़ा हुआ और पार्टी बनाए, पार्टी बनाने में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। तो लाला हरदयाल फर्स्ट, सेकंड हो गया सोहन सिंह भाखना, ठीक है, सेकंड कौन हो गया, सोहन सिंह भाखना। फिर और हो गए करतार सिंह सराबा और राम सिंह। कब, 1913 में। कहाँ, सैन फ्रांसिस्को, याद कर लीजिए। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, राम सिंह, इन लोगों ने की थी, ठीक है। फोकस क्या था गदर पार्टी का, द गदर पार्टी एम टू इस्टेब्लिश, वही है, क्रांति करना, अंग्रेज़ों के खिलाफ गोली से मारना, यही सब। और ये भी पेपर पब्लिश करता है, इसका नाम था हिंदुस्तान गदर, ठीक है। गदर पार्टी का पेपर जो था उसका नाम हिंदुस्तान गदर था, जो कि उर्दू और पंजाबी में आता। पंजाबी क्यों, क्योंकि कनाडा बेस्ड था ये सब। ऐसे सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, पर यूएसए कनाडा ये सब के लोग इससे जुड़े हुए थे, ठीक है। द पार्टी अलाइड विद जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार वन के समय ये जो पार्टी है ये जर्मनी के साथ जुड़ी हुई थी। क्यों, क्योंकि देखो वर्ल्ड वार जब हुआ था तो दो गुट बट गए थे। जो एक गुट था वो था अमेरिका, सोवियत संघ माने रशिया, ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस, इनका एक गुट था। और दूसरा जो गुट था वो था जर्मनी, इटली, ठीक है। इटली तो फर्स्ट पार्ट में इलो के ही साथ था, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, तो ये एक गुट था। जो आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ था तो जर्मनी बेचारा का क्या हाल हुआ था, उसी का बदला लेने के लिए फिर हिटलर जो है वो लड़ाई किया और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। तो जर्मनी के हम लोग क्योंकि बदला किससे लेना चाहते थे, इंडियन किससे बदला लेना चाहता है, ब्रिटेन से। इसीलिए हम लोग इल्लो का साथ नहीं दे करके इल्लो का साथ दे रहे थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये लोग का, यानी हारने वाली टीम का हम लोग साथ दे रहे थे। मगर हम लोग जर्मनी का साथ दे रहे थे, ठीक है, ताकि जर्मनी जो है वो ये लोग को हरा दे, ब्रिटेन ये सबको। वैसे हरा नहीं पाया, ठीक है। और देख लीजिए, द गदर पार्टी वॉज रिवॉल्यूशनरी ग्रुप फाउंडेड बाय इंडियन इन यूएसए, सैन फ्रांसिस्को, ये तो देख ही लिए। तारक नाथ दास भी प्रोमिनेंट इंडियन थे यूएसए में। इस्टेब्लिश द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन कैलिफोर्निया इन 1907, लिख लीजिए, तारक नाथ दास, ठीक है, जो यूनाइटेड इंडिया हाउस से भी जुड़े हुए थे। और ये इन्होंने इस्टेब्लिश किया था एक पार्टी, उसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संघ, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन कैलिफोर्निया 1907। और पेपर स्टार्ट किया था फ्री हिंदुस्तान, ठीक है, और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है। इन 1913 सोहन सिंह भाखना फाउंडेड हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, 1913 में सोहन सिंह भाखना जो कि जुड़े हुए थे गदर पार्टी से, उन्होंने भी स्टार्ट किया था हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ठीक है, मतलब अमेरिका में जो हिंद के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, उनका एसोसिएशन, उनका संघ, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। ये किसका है, सोहन सिंह भाखना का, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। और ये लोग पेपर भी पब्लिश करते, इसका नाम था गदर, गदर। और ये गदर पेपर इंग्लिश में आता था, उर्दू में आता था, गुरुमुखी यानी कि पंजाबी, सिख में और मराठी में भी आता था, ठीक है, गदर। तो 1913 में सोहन सिंह भाखना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का गठन किया और पेपर गदर जो है वो पब्लिश हुआ। इस पेपर के पब्लिश होने ये जो इंस्पायर हुआ कि गदर पार्टी होना चाहिए नाम। लाला हरदयाल जो है वो मेन लीडर हैं गदर पार्टी का 1913 में, ठीक है, कहाँ, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। लाला हरदयाल इमर्ज एज अ की लीडर इन द गदर मूवमेंट, एस्टेब्लिशिंग अ सेंट्रल कमिटी विद हेड क्वार्टर एट द युगांतर आश्रम इन सैन फ्रांसिस्को। मतलब जो गदर पार्टी बना उसका हेड क्वार्टर युगांतर आश्रम में ही रखा गया। युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में था, ठीक है, तो उसका हेड क्वार्टर भी गदर पार्टी का भी युगांतर आश्रम में ही है। द गदर पार्टी ऑल्सो हैड नोटेबल फिगर्स, गदर पार्टी में भी बहुत से लोग थे जैसे भाई परमानंद, रामचंद्र, ठीक है, एंड द पब्लिकेशन गदर, और जो न्यूज़पेपर आता था गदर, उससे भी लोग बहुत ज़्यादा मतलब ये हुए कि हाँ बढ़िया है, लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं भड़की। रिवॉल्यूशनरीज राजा महेंद्र प्रताप एंड बरकतुल्ला, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये दोनों जो थे गदर पार्टी को सपोर्ट किए थे, राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला, ठीक है। और जर्मनी की मदद से और रशिया की मदद से इन लोगों ने काबुल में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट भी स्थापित की थी।
मतलब भारत का एक प्रांतीय सरकार, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, मतलब उस टाइम पे देखो नाम का गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, मगर उसके जो कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो राजा महेंद्र प्रताप बनेंगे और बरकतुल्ला जो है वो उनके सचिव रहेंगे, इस तरह से। और रशिया, जर्मनी, ये लोग इस पार्टी को वो भी दे दिया था कि हाँ ये पार्टी सही है, यही पार्टी इंडिया का पार्टी है, ठीक है, यही इंडिया की सरकार है। इस तरह से कि अगर ब्रिटेन हार जाता है तो इंडिया में इन्हीं लोग का शासन होगा, राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला का, ठीक है। द गदर पार्टीज फाउंडर में कौन कौन आते हैं? तारकनाथ दास, सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, ये सब आते हैं। अभी आप लोग देख लीजिए थोड़ा युगांतर आश्रम के बारे में, क्योंकि तीसरा नंबर का आपका जो ऑप्शन है वो युगांतर आश्रम है। यहाँ पे देखो, है ना, युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को, है ना। युगांतर आश्रम का हेड क्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था, वहीं पे गदर पार्टी का भी हेड क्वार्टर बना उसी आश्रम में। और चौथा जो ऑप्शन है वो है आज़ाद हिंद फौज। पहले थोड़ा युगांतर आश्रम का देख लीजिए, फिर आज़ाद हिंद फौज देखेंगे। देखो, युगांतर आश्रम वॉज द नेम ऑफ द बिल्डिंग दैट सर्व एज द इनिशियल हेड क्वार्टर ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी का शुरुआती हेड क्वार्टर था। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट फाउंडेड इन सैन फ्रांसिस्को इन 1913 टू फाइट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए बनाया गया था। द गदर पार्टी ऑपरेटेड फ्रॉम दिस लोकेशन फ्रॉम 1913 से 1917 तक गदर पार्टी यहाँ पे ऑपरेट की, इस आश्रम में चलती थी, ठीक है। बिफोर मूविंग टू 5 वुड स्ट्रीट वेयर द गदर मेमोरियल इज़ नाउ लोकेटेड। द आश्रम हाउस अ प्रिंटिंग प्रेस। वहाँ एक प्रिंटिंग प्रेस भी था जिससे एक न्यूज़पेपर छपता था पार्टी का, उसका नाम था गदर न्यूज़पेपर, ठीक है। बस यही है। बाद में सरकार को वो जो बिल्डिंग था वो हैंड ओवर कर दिया गया जब देश आज़ाद हो गया तो। अब है आज़ाद हिंद फौज, यानी कि INA, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज वॉज एन आर्म्ड फोर्स फॉर्म ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2। ये स्थापित किया गया था वर्ल्ड वार 2 के बारे में। अभी हम लोग जितना पढ़े, जैसे युगांतर आश्रम पढ़े या इंडिया हाउस या यूनाइटेड इंडिया हाउस, ये सब उस टाइम का है, 1905 से लेकर के 15 के बीच के आसपास का है। लेकिन ये जो आज़ाद हिंद फौज ये 1940-42 का है, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम, ठीक है। हमारे जो सुभाष चंद्र बोस हैं, बहुत से लोग सुभाष चंद्र बोस क्या कहते थे? सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये, इनको जब बनाया गया था कांग्रेस का अध्यक्ष, हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन, हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन 1938 और 1939। तो जब इनको बनाया गया था तो ये फिर 1939 में इस्तीफ़ा दे दिए थे कांग्रेस पार्टी से कि हम कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे, और इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम था? फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है चले गए जर्मनी, चले गए, हिटलर से मिले। आपको पता होगा हिटलर जो है ना, हिटलर और सुभाष चंद्र बोस दोस्त थे, तो जर्मनी जाके हिटलर से मिले। फिर उसके बाद ये जापान गए, और हमारा जो भारतीय सैनिक जो जापान जिसको कैद कर लिया था, तो क्योंकि जो दूसरा गुट था ना ब्रिटेन के खिलाफ, वो इन्हीं लोग का गुट था, जर्मनी, जापान और इटली। इसीलिए तो 1945 में जापान पे बम गिराया गया था। तो जापान इंडियन जो भी सोल्जर्स थे उनको जो कैद कर लिया गया था, तो वहाँ जापान के राजा से मिले, फिर उनको समझाए और अपना सारा सोल्जर्स को छुड़ाए। फिर सभी सोल्जर्स को छुड़ा करके अंडमान निकोबार में भी कुछ दिन रहे, ठीक है। इसीलिए आप लोग को पता होगा कि वहाँ का जो हैवलॉक आइलैंड है उसका नाम बदल के स्वराज आइलैंड रख दिया गया है, स्वराज आइलैंड, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, क्या कहते हैं, ये जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं, ये जो छुड़ा के लेके आए सभी सेना को जापान से, तो उन्हीं को मिला करके इन्होंने अपना फ़ौज बनाया और उसका नाम रखा आज़ाद हिंद फ़ौज, जो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये कब बना था? वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे, बाय इंडियन नेशनलिस्ट लीडर। मतलब कि एक्चुअल में कब बना था, तो आपको पूरा डेट याद रखना चाहिए कि 1942 में। द INA वाज फर्स्ट फॉर्म्ड इन 1942। और किसके द्वारा बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नहीं, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा बनाया गया था ये पार्टी। बाद में मोहन सिंह जो है ना, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को दे दिया कि अब से तुम लीडर हो, पर इनिशियली बनाया गया था कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा इन 1942, आज़ाद हिंद फौज। बाद में इसके लीडर रहे सुभाष चंद्र बोस। इसका एम क्या था? इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना। जैसे इंडिया है मान लो, तो इस साइड से ये लोग आ रहे थे, जापान से होते हुए म्यांमार, इस साइड से
घुसना था और जो इंडिया में जो ब्रिटिश लोग हैं उनको मार मार के भगाना था। तो ये इनका मेन मकसद था। ठीक है। द INA इनिशियली रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द जापानीज एम्पायर। INA को जापान का सपोर्ट था बिल्कुल, तभी तो जापान जो हमारा सैनिक पकड़ के रखा था उसको छोड़ दिया था। सुभाष चंद्र बोस played a crucial role in revitalizing the INA and establishing a provisional government of आज़ाद हिंद। उन्होंने यहाँ भी एक प्रांतीय सरकार का गठन हुआ था, उस सरकार का नाम था आज़ाद हिंद सरकार। ठीक है, समझ गए आप लोग। 1942 में बाई मोहन सिंह, फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। पर्पस यही था कि इंडिया को लिबरेट करवाना यानी आज़ाद करवाना है। ठीक है। एक आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया था सिंगापुर में 1943 में। लिख लीजिए, ये पूछा जाएगा कि आज़ाद हिंद सरकार का गठन कहाँ किया गया था, तो सिंगापुर में 1943। आज़ाद हिंद फौज अलग चीज़ है और आज़ाद हिंद सरकार अलग चीज़ है। मीन्स आज़ाद हिंद फौज का गठन मोहन सिंह ने किया था, अब मगर आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, सिंगापुर में 1943 में कि एक हम लोग जो है इंडिया की सरकार है। सिग्निफिकेंस क्या था, तो ये लोग इंक्लूडिंग इट्स ट्रायल्स आफ्टर द वॉर, बहुत सारा सिग्निफिकेंस है। मेन चीज़ ये याद कर लो कि बिसाइड सुभाष चंद्र बोस फिगर्स लाइक मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, लक्ष्मी सहगल, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मी सहगल जो है वो रानी झांसी रेजिमेंट की लीडर थी। वहाँ पे मतलब कि जितने सैनिक थे तो सिर्फ सब मेल सैनिक नहीं था, कुछ फीमेल सैनिक भी था। तो सभी फीमेल्स जो सैनिक थी उनका अपना एक रेजिमेंट बनाया गया था, उसका नाम रखा गया था रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है। 3 रेजिमेंट मुख्य रूप से था, गांधी, आज़ाद और नेहरू, और एक रेजिमेंट था रानी झांसी रेजिमेंट जो पूरी तरह से महिलाओं का रेजिमेंट था। ऐसे 3 रेजिमेंट था। ठीक है, गांधी, नेहरू और आज़ाद रेजिमेंट। और उसी में सुभाष चंद्र बोस एक स्लोगन भी दिए थे, चलो दिल्ली। ठीक है, चलो दिल्ली और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब स्लोगन सुभाष चंद्र बोस में। दिल्ली चलो, क्यों दिल्ली चलो, कहाँ से दिल्ली चलो, तो इंडिया में जैसे सिंगापुर अंडमान निकोबार के पास है तो वहाँ से दिल्ली चलो और दिल्ली में जो अंग्रेज़ों की सरकार है उसको उखाड़ फेंको। इसीलिए उन्होंने मतलब एक सेना बनाई थी, इसका नाम था आज़ाद हिंद सेना, आज़ाद हिंद फौज। तो उन्होंने कहा था चलो दिल्ली या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, इसको जो आज़ाद हिंद सरकार थी उनके द्वारा बनाई हुई, उसको नाजी जर्मनी, जापान, इटली ये सब का सपोर्ट हासिल था। ठीक है, जर्मनी, जापान, इटली सबका सपोर्ट था। मगर 1945 में जब युद्ध ख़त्म हुआ, ब्रिटेन, USA ये सब जीत गया, जापान पे बम गिर गया। ठीक है, तो जो हमारा आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक लोग थे उनको भी अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया था और कितनों को तो सज़ा भी मिली फांसी उसी का। समझ गए आप लोग। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन का आंसर वही होगा कि स्वदेशी सेवक होम कहाँ है, वैंकूवर, कनाडा। यूनाइटेड इंडिया हाउस कहाँ है, सिएटल, USA। युगांतर आश्रम कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को, USA। और आज़ाद हिंद फौज म्यांमार, रंगून म्यांमार का पुराना राजधानी था। ठीक है, रंगून। तो इसका यही सही है, 1A 2B, इसी तरह से ये सही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये भी हिस्ट्री से ही है, यहाँ भी आपका एक पूरा मतलब टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है, व्हेन डिड मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था। ठीक है, इसका आंसर है 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था। मगर कौन है ये मुस्लिम लीग, ठीक है, किसने इसका गठन किया, कब किया, क्यों किया, ये हर एक चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं और इसने और क्या क्या काम किए हैं वो सब भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए नोट करना चालू कीजिए आप लोग। ऑन 30 दिसंबर 1906 द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन ढाका। 1906 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या सिर्फ मुस्लिम लीग, इसका गठन ढाका में किया गया था। ठीक है, ढाका में किया गया था इसका गठन। किसने किया था इसकी स्थापना ढाका में, इसके जो फाउंडर्स थे वो थे नवाब सलीमुल्लाह खां ऑफ ढाका। ढाका के जो नवाब थे, नवाब सलीमुल्लाह खां, आगा खां, नवाब मोहसिन उल मुल्क, नवाब वकार उल मुल्क। बट आपको एक नाम याद रखना, नवाब सलीमुल्लाह खां, नवाब सलीमुल्लाह खां, इन्होंने इसका गठन किया था।
ठीक है, कब किया था? ढाका में किया था 1906 में। ठीक है। ओवर द ईयर्स लीग इवॉल्व फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एलीट मुस्लिम मैन। शुरू में केवल एलीट लोग, एलीट मतलब होता है जो बड़े अमीर लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं, जैसे नवाब वगैरह, इन लोगों का ये ग्रुप था। बट बाद में ये आम जनों का, आम मुस्लिम लीडर्स लोग का ये ग्रुप जो है वो बन गया। ठीक है, आम मुस्लिम लीडर्स लोग का ये ग्रुप बन गया। Muslim men to a mass political party under the leadership of मोहम्मद अली जिन्ना advocating for the creation of पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना के लीडरशिप में, और फिर ये लोग ये जो है पाकिस्तान की मांग करने लगा। तो पाकिस्तान की मांग करने में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये हुआ इंडिया को डिवाइड करने में, वो इस मुस्लिम लीग का बहुत ही बड़ा हाथ रहा। ठीक है, फाउंडर्स कैसे कैसे हैं, क्या है, पता चल गया आपको। इसका मतलब देखो, शुरुआत तो बहुत पहले से हो गया था, जब हम लोग सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पढ़े थे कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। ठीक है, मोहम्मद एंग्लो क्या था, एंग्लो ओरिएंटल स्कूल का स्थापना किया, जिसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी कहा जाता। ठीक है, तो इसका जो गठन हुआ था वो नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। ठीक है, तो इसका जो शुरुआत हुआ था कि हिंदू और मुस्लिम में जो डिवाइड है, उसकी शुरुआत तो वहीं से शुरू हो गई थी जब अलीगढ़ आंदोलन का स्थापना हुआ था, सर सैयद अहमद ख़ान ने किया था। क्यों किया था? कि मुस्लिम लोग को एजुकेशन दिया जाए और पॉलिटिकली अवेयर किया जाए। ठीक है, वो तो सिंपल सा बात है, मुस्लिम एजुकेशन यानी कि ये लोग साइंस की तरफ बढ़ें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इनको जो अंग्रेज़ हैं उनके साथ अपने रिश्ते अच्छे करने चाहिए, ताकि ये ऊंचे ऊंचे पदों पे जाएं। इनका ये डिमांड नहीं था कि अंग्रेज़ों को भगाया जाए इंडिया से, इनका डिमांड था कि अंग्रेज़ों के साथ रिश्ते मजबूत किए जाएं। ठीक है, फिर दूसरा था शिमला डेप्यूटेशन 1906 में, याद लिख लीजिए शिमला डेप्यूटेशन। इसमें क्या हुआ था कि आगा खां के नेतृत्व में कुछ मुस्लिम लोग शिमला गए थे वायसराय से मिलने। पहले आपको पता होगा कि इंडिया का जो मतलब राजधानी था वो कलकत्ता था, लेकिन ठंडी में जो राजधानी थी वो थी शिमला। गर्मी में कलकत्ता और ठंड में शिमला। तो वायसराय शिमला में रहते थे, तो वहाँ पे आगा खां के नेतृत्व में कुछ लोग गए थे 1906 में डिमांड करने के लिए। ठीक है, मुस्लिम लीडर्स लोग डिमांड करने गए थे कि हम लोग, क्योंकि इतने 100 सालों से दिल्ली सल्तनत रहा, मुग़ल काल रहा, हमारे दादा जो परदादा पूर्वज लोग थे उन लोगों का राज रहा, तो हम लोगों को कुछ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, हिंदुओं से अलग हम लोगों को स्पेशल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इसके लिए ये लोग लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए गए थे 1906 में। ठीक है, शिमला में। फिर लॉर्ड मिंटो ने 1909 में एक आया था आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1909 का, उसमें फिर उनको दे भी दिया गया। ठीक है, मार्ले मिंटो एक्ट भी बोलते हैं उसको, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, उसमें इनको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया था कि जो मुस्लिम लीडर अगर कोई खड़ा होता है तो केवल मुस्लिम लोग ही उसको चुन सकते हैं, सभी मुस्लिम लोग उसको वोट देंगे। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन यानी अलग अलग जगहों पर उनको आरक्षण दिया गया एक तरह से, मुस्लिम लोग को अलग अलग सीटों पे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्पेशल इलेक्टोरेट जो है मुस्लिम लोग को कब दिया गया था, तो 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म में दिया गया था। फिर आगा खां के नेतृत्व में शिमला कब गए थे ये लोग? 1906 में गए थे लॉर्ड मिंटो से मिलने, और लॉर्ड मिंटो ने 1909 में इनकी बातें मान भी ली, क्योंकि लॉर्ड मिंटो को लगा कि तो और बढ़िया बात है, और ज़्यादा डिवाइड होगा, और ज़्यादा हम रूल करेंगे, फूट डालेंगे और राज करेंगे। ठीक है, शुरू में इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये मुस्लिम लीग बनाने का शुरू में जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मुस्लिमों के अधिकारों की सुरक्षा करना, और जो एमएलए और एमपी का जो पोस्ट है वहाँ पे अधिक से अधिक मुस्लिम लोग का रिप्रेजेंटेशन हो सके, बस यही इसका शुरू का मकसद था। पर बाद में जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो इसमें जुड़े, और मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनका मेन मकसद ये था कि इसको देश को डिवाइड करने में इसका इस्तेमाल किया जाए, मुस्लिम लोग के लिए अलग से देश जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, स्पेशली आफ्टर द 14 पॉइंट्स इन 1929। ये 14 पॉइंट क्या है? 14 पॉइंट, जिन्ना का 14 पॉइंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिन्ना का 14 पॉइंट कब आया था, तो 1929 में आया था। जिन्ना ने 14 बिंदुएं रखी थी, जैसे मांग रखा जाता है ना, तो 14 बिंदु पे मांग रखा गया था उनके द्वारा 1929 में। ठीक है, तो वो क्या है वो हम लोग बाद में देख लेंगे। उसके बाद 1916 का लखनऊ पैक्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916। सीधे क्वेश्चन पूछता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916। क्या हुआ था इसमें? इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने हाथ मिलाया था। देखो, कांग्रेस को ना विशुद्ध हिंदुओं की पार्टी माना जाता था पहले, कि केवल हिंदुओं की पार्टी है कांग्रेस, अमीर
सब और सब हिंदू लोग हैं, इस कारण से मुस्लिम लोग सब अपना पार्टी बनाओ। ऐसा था नहीं, असल में कांग्रेस में मुस्लिम लोग भी थे, पर मुस्लिम लोग को भड़काया गया ये बोल बोल के कि कांग्रेस पार्टी से मत जुड़ो, वो हिंदुओं की पार्टी है, अपनी पार्टी हम लोग अपना बनाएंगे। और मुस्लिम लीग ने अपनी पार्टी अलग से बनाई। और मुस्लिम लीग, कांग्रेस का तो एजेंडा अलग था कि हम लोग को आज़ादी चाहिए, है ना, लेकिन मुस्लिम लीग का एजेंडा वो नहीं था आज़ादी वाला। उसका एजेंडा था कि हम लोग को रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें जो राजनीति है, सरकार है, उसमें हिस्सा चाहिए। ठीक है, तो लेकिन एक बात पे ये लोग फिर सहमत हुए, दोनों ने एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी बातें मानी। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, यानी समझौता हुआ, दोनों ने हाथ मिलाया कि हम लोग दोनों मिल करके अब अपने देश के लिए, मतलब अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए, स्वराज प्राप्ति के लिए लड़ेंगे। इसमें कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक का हाथ रहा और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों ने हाथ मिलाया कि हम लोग साथ में मिल करके इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे। ठीक है, और कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया कि ठीक है, तुमको सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम लोग को मिल गया है, उसको कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये चीज़ जो उस समय 1909 में मिंटो ने इन लोगों को दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट, ये बहुत ही ख़राब चीज़ था। यही तो इंडिया में कॉम्युनल पॉलिटिक्स का कारण है, यानी इंडिया डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद भी आज भी भारत में हिंदू मुस्लिम करके हर जगह लड़ाई होती है, ये सब उसी समय का सब देन है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लाहौर रिजोल्यूशन, 1940 में हुआ था लाहौर रिजोल्यूशन। बाय 1940 अंडर जिन्ना लीडरशिप द लीग एडॉप्टेड ए स्टांस फेवरिंग पार्टीशन। 1940 तक तो मुस्लिम लीग जो है ना और मोहम्मद अली जिन्ना पूरा तरह से सोच लिए थे कि हम लोग को अब पार्टीशन चाहिए, हम लोग जो है ना अपना मतलब अपना देश बनाएंगे। ठीक है, पार्टीशन चाहिए। यहाँ देखो, एट इट्स सेशन इन लाहौर 1940 का जब उनका सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, जैसे कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता है सेशन, वैसे ही उसका भी अपना सेशन होता था मुस्लिम लीग का। तो वहाँ पे द लीग ने 1940 के लाहौर सेशन में लीग ने रिजोल्यूशन पास किया था, इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम। ठीक है, यहीं पे हो गया था 1940 में, मुस्लिमों के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट, अलग राज्य की मांग। लाहौर सेशन 1940 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुस्लिमों के लिए अलग राज्य की मांग। ठीक है, ए रिजोल्यूशन लेटर टर्म्ड द पाकिस्तान रिजोल्यूशन बिकेम द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947। ठीक है, द रिजोल्यूशन, इस रिजोल्यूशन को, ये जो लाहौर का जो ये था कि हम लोग, इन्होंने मांग किया कि इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम, उसी में नाम भी रख दिया कि पाकिस्तान नाम रहेगा उसका, पाकिस्तान रिजोल्यूशन। ये पाकिस्तान नाम जो है ना चौधरी रहमत अली का दिया हुआ है, चौधरी रहमत अली। ठीक है, पाकिस्तान जो नाम है ये चौधरी रहमत अली का दिया हुआ है। द रिजोल्यूशन लेटर टर्म द पाकिस्तान रिजोल्यूशन। इसके बाद है डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, ये क्या है डायरेक्ट एक्शन डे? 16 अगस्त 1946, यही क्वेश्चन अभी पूछा गया। मतलब 1940 में तक तो ये लोग सोच लिया कि हम लोग को अब आज़ादी चाहिए, हम लोग अपना अलग देश बनाएंगे, मगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। ठीक है, इस दिशा में प्रयास नहीं हो रहे थे। 1946 में जब एक कमेटी आई थी इंडिया में, उसका नाम शायद कैबिनेट कमेटी था, तो वो कमेटी जो थी ना, उसका मकसद ये था कि भारत को आज़ादी मिले, और कोई भी उसको कैबिनेट समिति भी बोलते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन। तो 1946 में जब कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था, तो वो कहा था कि हम लोग भारत को आज़ादी दे देते हैं, और इस मतलब कि इसका वो नहीं करेंगे, बंटवारा जो है वो नहीं करेंगे। मगर फिर क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग था उसने ये कर दिया कि 16 अगस्त 1946 को हम लोग अब डायरेक्ट एक्शन लेंगे, माने हम लोग क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, कम्युनल स्ट्राइक। पूरा देश में मुसलमान लोगों ने हड़ताल कर दिया। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में, कि हम लोग को अपना पाकिस्तान चाहिए, हम लोग को पाकिस्तान चाहिए, मतलब बच्चे की तरह। ठीक है, और ये जो पूरा हिंसा होने लगा, कॉम्युनल राइट्स होने लगे, हर जगह हिंदू मुस्लिम लड़ाई, बहुत सारा हज़ारों की संख्या में लोग मरे, ये डायरेक्ट एक्शन डे जो 16 अगस्त को मनाया गया था उसमें। समझ आया? तो जिन्ना का एक बहुत ही बड़ा रोल है, जिन्ना और मुस्लिम लीग का पाकिस्तान के डिमांड में। मुस्लिम लीग अगर कभी बना ही नहीं होता तो पाकिस्तान हो सकता है कि कभी भी इंडिया का डिवीज़न जो है वो नहीं हुआ होता। तो मुस्लिम लीग एक बहुत ही वो है इंडिया के डिवीज़न में। ठीक है, अब ये देख लो कि जिन्ना का 14 पॉइंट क्या था 1929 में। तो इसके बैकग्राउंड क्या हुआ, जिन्ना ने 14 पॉइंट क्यों रखा? क्योंकि एक बार ना इंडिया का, आपको अगर पूछा जाएगा कि इंडिया का संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो कब बना है, तो आप कहिएगा कि 1946 मतलब 1949 से बन के तैयार हो गया।
कैबिनेट मिशन के तरह समय से बनना शुरू हुआ 1946 से, फिर 1949 में बन के रेडी हो गया। मगर उसके पहले भी एक बार जब हम लोग आज़ादी मांग कर रहे थे, तो अमेरिका का एक मतलब था राष्ट्रपति, उसका नाम शायद बिरकनहेड था। उसने चैलेंज किया था कि इंडियन लोग जो है ना अपना संविधान भी नहीं बना सकता है, ऐसा संविधान भी नहीं बना सकता है जिसमें सभी लोगों का सहमति हो, सभी पार्टियों का। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया था और मोतीलाल नेहरू जो है, जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिता हैं मोतीलाल नेहरू, इन्होंने एक संविधान बनाया था। समझा, मात्र 1 साल के अंदर इन्होंने एक संविधान बनाया था। उसका नाम था उस समय नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि ये संविधान बन के मतलब रेडी तो हुआ पर सभी पार्टियों का इसको सहयोग नहीं मिला था। तो वो जो संविधान इन्होंने बनाया था मोतीलाल नेहरू जी ने, उसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। कब आया था नेहरू रिपोर्ट? 1928 में। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। तो देखिए, इन 1928 द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वाज कन्वेन्ड टू डिस्कस पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स प्रपोज्ड बाय द साइमन कमीशन। 1928 में सभी पार्टियों का कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था ये सब डिस्कस करने के लिए। नेहरू रिपोर्ट रखा गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जिसमें वो डोमिनियन राज्य का दर्जा मांग करते हैं। डोमिनियन राज्य मतलब होता है कि भारत को आज़ादी तो मिलेगा मगर भारत का जो विदेशी मामला है वो महारानी के अंदर में होता, ऐसा। मगर उसको रिजेक्ट किया गया था। ठीक है, और नेहरू ने जो मोतीलाल नेहरू थे वो रिजेक्ट किए थे सेपरेट इलेक्टोरेट, कि मुस्लिम लोग को कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, अलग से आरक्षण जो है वो नहीं मिलेगा। इसके रिस्पॉन्स में जो मुस्लिम लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने अपना 14 पॉइंट रखा था कि हम तुम्हारा ये फालतू जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम नहीं मानते हैं, नेहरू रिपोर्ट को, और हम अपना 14 पॉइंट्स रखते हैं। तो इन्होंने अपना 14 पॉइंट्स रखा था 1929 में। 14 पॉइंट्स यही सब था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फेडरल सिस्टम विथ रेसिडुअल पावर अलोकेटेड टू प्रोविंस। पूछा नहीं जाएगा कि वो 14 पॉइंट क्या था, क्योंकि ये सब फालतू चीज़ होता है कि ये कर चाहिए, वो चाहिए, हमें अलग से राज चाहिए। बस ये पूछा जाए कि 14 पॉइंट कब रखा गया था, तो 1929 में, और किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक है, ये वही 14 पॉइंट्स हैं। इसके बाद अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। मुस्लिम लीग के बारे में आपको पूरा डिटेल पता चल गया है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 नंबर। इन जून 2024 विच सिटी वाज नेम्ड इंडियाज़ फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। जून 2024 में कौन सा शहर को भारत का पहला यूनेस्को शहर लिटरेचर में माना गया? लिटरेचर में भारत का पहला यूनेस्को शहर, तो कोझिकोडे। ठीक है, केरला का कोझिकोडे जो है इसको भारत का पहला यूनेस्को शहर जो है वो डिक्लेयर किया गया है लिटरेचर में। ऐसे तो बहुत सारा अलग अलग भी मतलब वो है, बट लिटरेचर में इसको डिक्लेयर किया। ये क्या है भाई, क्या डिक्लेयर किया गया, क्यों किया गया? तो देखो, कोझिकोडे होस्ट मेनी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ केरलाज लिटरेरी एंड कल्चरल वर्ल्ड, लीडिंग मीडिया हाउस, ये वो। मतलब कोझिकोडे में लिटरेचर जो है ना उसका वो काफ़ी फैला हुआ है। पहला मलयालम नॉवेल था कुंडल था, जिसको लिखा था अप्पू नेदुंगांडी ने। कोझिकोडे में जो पहला मलयालम, क्योंकि केरला का भाषा मलयालम है, तो पहला मलयालम जो नॉवेल है, उपन्यास है, वो कुंडलथा था। मेनी रिनोन्ड राइटर्स, बहुत सारे राइटर्स भी हैं वहाँ, बहुत सारा मलयालम लिटरेचर और कल्चर के कारण कोझिकोडे को मिला है। लेकिन जो यूएन है ना, ये और भी बहुत सारा चीज़ में देता है अवार्ड। जैसे क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में जयपुर को मिला हुआ है। क्राफ्ट माने छोटा छोटा खिलौना उलौना, छोटा मोटा चीज़, उसमें जयपुर को मिला है। सिटी ऑफ म्यूजिक बनारस और चेन्नई, बनारस को 2015 में मिला था और 2017 में चेन्नई को। सिटी ऑफ म्यूजिक। फिल्म के लिए मुंबई को मिल चुका है। गेस्ट्रोनॉमी के लिए हैदराबाद, और क्राफ्ट एंड फोक आर्ट 2021 में श्रीनगर को भी मिल चुका है, और गेस्ट्रोनॉमी के लिए हैदराबाद को मिला हुआ है। ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब गैस्ट्रोनॉमी मतलब होता है कि जो पाकशाला होता है। हैदराबाद ना खाना पीना में बहुत आगे है, बहुत अलग अलग तरह का वेराइटीज़ वहाँ पे मिलता है, तो उसके लिए हैदराबाद को मिला है गैस्ट्रोनॉमी में। तो कुछ भी पूछ सकता है। म्यूजिक में बनारस और चेन्नई। ठीक है, ये देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये दुनिया भर में जो कल्चर है, साइंस है, एजुकेशन है, इसके लिए ये जाना जाता है यूनेस्को। ठीक है, ये UNSDG का भी मेंबर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का भी मेंबर है। यूनेस्को का हेड क्वार्टर पेरिस में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लिख लीजिए।
यूनेस्को का हेड क्वार्टर जो है ये पेरिस में है। इसमें 193 मेंबर्स हैं टोटल, ठीक है। 3 यूनेस्को मेंबर स्टेट्स आर नॉट यूएन मेंबर्स। यूनेस्को में 3 ऐसे दो मेंबर हैं जो यूएन के मेंबर नहीं हैं, जैसे कुक आइलैंड, न्यू और पैलेस्टीन। पैलेस्टीन यूएन का मेंबर नहीं है मगर यूनेस्को का मेंबर है, ठीक है। जबकि 3 ऐसे यूएन के मेंबर हैं जो यूनेस्को के मेंबर नहीं है, जैसे इजराइल, क्योंकि पैलेस्टीन यूनेस्को का मेंबर है तो इजराइल यूनेस्को का मेंबर नहीं है, सीधा बात है। यूएसए भी यूनेस्को का मेंबर नहीं है, क्योंकि इजराइल और यूएसए तो दोस्त हैं, तो यूएसए भी नहीं है। और लिechtenstein, ठीक है, बहुत ही छोटा देश है, बहुत छोटा, यूरोप में है लिechtenstein। और यूनेस्को का गठन कब हुआ था? 16 नवंबर 1945। यूएन का गठन भी तो उसी में हुआ था ना, ठीक है। तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का गठन हुआ था। फर्स्ट सेशन इसका पेरिस में हुआ था, इसीलिए इसका हेड क्वार्टर हो गया पेरिस। यूनेस्को जो है वो देखो क्या करता है ना, कि जैसे दुनिया में जो ऐसी चीज़ें हैं जिसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, जैसे ताजमहल है, ताजमहल को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कोई नेशनल पार्क होता है, उसको भी प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो वैसी चीज़ों को वो डिक्लेयर कर देता है कि ये हेरिटेज साइट्स है, इसको क्या करना है, ये हेरिटेज साइट है, मतलब ये इसको क्या करना है, कंजर्व करना है, बचा के रखना है, संरक्षण करना है, ठीक है। तो ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसे नेचुरल जगहों को ये क्या करता है, एक टैग दे देता है, हेरिटेज साइट का टैग, ठीक है। तो ये 2 टाइप का होता है, एक तो होता है टेंजिबल, ठीक है, जैसे यहाँ देखो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेंजिबल और दूसरा होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब होता है कि जिसको हम लोग छू सकते हैं, जैसे हो गया आपका आगरा का किला हो गया या अजंता की गुफा हो गई, छू सकते हैं। और इनटेंजिबल जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, जैसे हो गया गुजरात का गरबा हो गया, या फिर दुर्गा पूजा हो गया, या फिर योगा हो गया, जिसको छू नहीं सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए वो इनको मतलब हेरिटेज साइट का दर्जा दे देता है, ठीक है। तो इंडिया में कितने क्या हेरिटेज साइट हैं देखो। उसके अलावा भी जैसे कल्चरल साइट, जैसे आगरा किला, अजंता का गुफा, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ सांची का स्तूपा, चर्च, कॉन्वेंट, गोवा का चर्च एंड कॉन्वेंट, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारा नालंदा महाविहार है ना। नेचुरल साइट जैसे कांजीरंगा नेशनल पार्क, जैसे केवला देव नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेस्टर्न घाट, ये सब प्राकृतिक जगह हो गया। और मिक्स साइट एक ही है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये मिक्स है, नेचुरल भी है और कल्चरल भी है, ठीक है। इसके अलावा भी कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, योगा, ये सब हो गया इंटेंजिबल, जिसको छू नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा गरबा, दुर्गा पूजा, नवरोज, ये सब हो गया। रामलीला, वैदिक चैंटिंग जो होता है, ठीक है। यूनेस्को इंडिया में कितने साइट हैं जिसको हेरिटेज साइट का दर्जा मिला, ये लिख लीजिए। 35 कल्चरल साइट है और 7 नेचुरल साइट है और 1 मिक्स साइट है। टोटल कितना हो गया, 7 1 8, 35 और 8 43। टोटल इंडिया में 43 साइट्स हैं जिसको कि दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। 43 साइट्स है। 43 में 35 कल्चरल है, सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, नेचुरल, और 1 मिक्स्ड है, ठीक है। ताजमहल, ये सब सबको मिला हुआ है। 43 आप लोग एक बार गूगल करके देख लीजिएगा कौन कौन है, ठीक है। रिसेंटली गरबा को जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है शायद यूपीएससी में या बीपीएससी में, कि रिसेंटली किसको जोड़ा गया था, तो गरबा को 2023 में ही जोड़ा गया था, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79 नंबर। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदगी का जो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो क्या है। जैसे कि कोई भी बड़ा से बड़ा बिल्डिंग ईंटा से बनता है, मगर बिल्डिंग बन जाने के बाद तो ईंटा दिखाई नहीं देता है, उस पर पेंट उंट सब हो जाता है। उसी तरह से हमारा शरीर जो है ना वो कोशिकाओं से बनता है, सेल्स से, ठीक है। तो सेल्स जो है ना वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिंदगी का, वो है सेल। तो सेल इसका आंसर है। सेल के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लीजिए। ये ऑप्शन में देख क्या है, सेल, सेल के बाद ऑर्गन, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म। सेल का हिंदी मतलब होता है कोशिका, ठीक है, कोशिका। ये देखिए, कोशिका का खोज कौन किया, रॉबर्ट हुक, लिख लीजिए। द डिस्कवरी ऑफ सेल इज एट्रीब्यूटेड टू रॉबर्ट हुक इन 1665। कोशिका का खोज
रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रॉबर्ट हुक 1665, ठीक है। उसके बाद है 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहुक डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप मेकिंग द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग सेल। लिविंग सेल को पहली बार देखा माइक्रोस्कोप में, कौन? एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहली बार जीवित कोशिका को इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा था, एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने कोशिका के अंदर न्यूक्लियस की खोज की। तो पूछ सकता है कि न्यूक्लियस का खोज कौन किया? केंद्रिका। कोशिका के अंदर केंद्रिका होता है, जितनी हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं उसके बीच में एक छेद जैसा होता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है। उसके बाद ये याद कर लीजिए 1839 में जेई पुरकिंजे ने सेल के अंदर कुछ लिक्विड सा भरा हुआ होता है पूरा सेल में, उसको फ्लूइड सब्सटेंस, लिक्विड टाइप का, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो जेई पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की। प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिक्विड सब्सटेंस इनसाइड द सेल, कोशिका के अंदर द्रव पदार्थ, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये वाला लास्ट में लिख लीजिए सील्डन एंड सिवान ने क्या किया था? कहा था कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन और मोर सेल एंड दैट ऑल लाइफ फंक्शन अकर विद इन सेल। सारे ऑर्गेनिज्म एक सेल या एक से अधिक सेल से बने हुए हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो केवल एक सेल का बना हुआ होता है, एक कोशिका का, जैसे अमीबा, वो दिखता भी नहीं है, नंगी आंखों से वो दिखता भी नहीं है, और सारे जीवन के जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब कोशिकाओं के अंदर ही होती हैं, ठीक है। अब देखिए प्लांट का सेल और एनिमल का सेल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी कि प्लांट का कोशिका और एनिमल का कोशिका में क्या अंतर है, ठीक है। देखो पहले कोशिका का डायग्राम देख लो, ये कोशिका है, सेल है। सेल का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सबसे आउटर जो हिस्सा होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कोशिका झिल्ली। और ये जो अंदर लिक्विड पदार्थ है ये है प्रोटोप्लाज्म। ये बीच में एक बड़ा सा छेद जैसा होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसी के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। जो माता पिता से बच्चों में जो ट्रांसफ़र होता है वो डीएनए इसी के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और न्यूक्लियस के भी अंदर एक और छोटा सा चीज़ होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। उसके बाद ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को, यहीं पे एनर्जी निकलता है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो फिर यहीं पे आता है, सभी कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया उन खाना को मतलब उससे एनर्जी पैदा करता है, तो एनर्जी उसको पावर हाउस बोलते हैं। बस ये छोटा सा चीज़ है सेल। अब कोशिका दो टाइप का हो गया, एक तो हो गया पेड़ का कोशिका और एक हो गया इंसान का कोशिका। दोनों में कुछ तो अंतर होगा। तो जो पेड़ का कोशिका होता है वो बड़ा होता है जानवरों के कोशिका से, यूजुअली दे आर लार्जर देन एनिमल सेल, ठीक है। ये जो पादप कोशिका होता है वो पशु कोशिका से बड़ा होता है, और पशु कोशिका क्या होता है? स्मॉल होता है, स्मॉलर देन प्लांट सेल। दूसरा, जो पेड़ का तो आप छाल देखो तो वो कितना मतलब कि कड़क होता है, टफ होता है। हाथ से मारोगे तो अपना हाथ में ही चोट लग जाएगा, पेड़ को चोट नहीं लगेगा, क्योंकि पेड़ की जो कोशिका होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन के पहले सेल वॉल होता है, सेल वॉल जो कि बहुत ही कड़ा होता है, ठीक है। सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट के सेल में होता है। इसलिए जैसे कोई हम लोग जब खाना खाते हैं तो लोग कहते हैं कि मांस पचाना मुश्किल है, पर मांस पचाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है शाकाहारी चीज़ों को पचाना। घास की रोटी कभी कोई खा नहीं सकता, ये पचाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो पेड़ का जो कोशिका होता है उसमें होता है सेल वॉल, समझ गए। तीसरा चीज़ है प्लाज्मो डेस्माटा प्रेजेंट, ये पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं है। चौथा लिखिए क्लोरोप्लास्ट। पेड़ हरा क्यों होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण हरित लवक। तो पौधों में हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट, एनिमल्स हरे नहीं होते, उनमें हरित लवक नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है।
पेड़ का सेल के बीचों बीच बहुत बड़ा छेद होता है। जैसे मान लो ये कोशिका है ना, तो इतना बड़ा न्यूक्लियस होता है, बहुत बड़ा छेद होता है, उसको बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल। तो वैक्यूल बड़ा और परमानेंट होता है। एनिमल सेल में टेम्पोररी और छोटा छेद होता है, छोटा वैक्यूल्स होता है। ठीक है, इसके बाद तो बाकी चीज़ ऐसे ही है, बस यही इतना ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और एक और चीज़ देख लो, देखो जब दुनिया में सबसे पहले क्या था, बैक्टीरिया वक्टीरिया आया होगा, ऐसा तो नहीं है कि सीधे इंसान पैदा हो गया, जानवर हो गए। तो जो सबसे शुरुआती दौर का जो कोशिका था ना, वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं था। बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है, सेल होता है, वो डेवलप नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक, जो डेवलप नहीं होता है। और बाद में जो हम लोग हैं, हमारे शरीर का जो कोशिका है वो डेवलप्ड है, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। तो दोनों में कभी अगर डिफरेंस पूछ दे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, तो प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही छोटा होता था, 0.2 से 2 pm इन डायमीटर। यूकैरियोटिक सेल बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, यानी वो कोशिका ना एकदम बिखरा टूटा फूटा कोशिका होता है, अच्छा सही नहीं होता है, उसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल में अच्छा सा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल या सर्कुलर डीएनए होता है, हमारे में मल्टीपल डीएनएज होते हैं, ढेर सारे होते हैं। तो यही सब, उतना कुछ खास नहीं है, स्मॉल साइज़ का होता है, ये लार्ज साइज का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल पुराना टाइम का सेल्स है, पुराने टाइम का, अभी नहीं है वो सब सेल। ठीक है, और ये देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स सबसे पहले क्या बनता है, सेल। सबसे पहले होता है सेल। सेल जब ढेर सारे सेल मिलते हैं, ढेर सारा सेल, एक सेल टूट के 2 बना, 2 टूट के 4 बना, 4 टूट के 8 बना, तो बन जाता है टिश्यू। फिर टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। हमारे शरीर में कितने सारे ऑर्गन, जैसे किडनी है, लीवर है, हार्ट है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सब ऑर्गन्स हैं, अंग। तो टिश्यू से क्या बन जाता है, ऑर्गन। और ऑर्गन, सभी ऑर्गन को मिला दे तो क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम या बॉडी, पूरा बॉडी। समझ आया? तो ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम। तो आप लोग नोट कर लिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो ये क्वेश्चन जो है ना, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही भयानक आसान क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आराम से बनाना। क्या है देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना आपको बस एक चीज़ पता होना चाहिए, और वो एक चीज़ है डायरेक्शन। आपको पता होना चाहिए कि इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है और इधर साउथ होता है, बस इतना पता होना चाहिए। अब देखो, गौरव वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। गौरव नॉर्थ की तरफ 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चला नॉर्थ की ओर ऊपर। ही देन टर्न्स लेफ्ट। अब ये यहाँ खड़ा है और लेफ्ट मुड़ेगा, तो इधर तो मुड़ेगा नहीं, इधर तो हो गया इसका दाहिना हो गया, लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, इधर नहीं मुड़ना है, इधर मुड़ना है, लेफ्ट की तरफ मुड़ा और 40 मीटर चला। ठीक, ही अगेन टर्न लेफ्ट। अब यहाँ खड़ा होके वो फिर लेफ्ट मुड़ेगा, यानी फिर नीचे की ओर मुड़ा। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, और फिर 20 मीटर चला। ठीक है, फर्दर ही मूव 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट। फिर वो राइट की तरफ मुड़ा, यहाँ खड़ा है इधर मुँह करके, और राइट किधर होगा, इधर होगा। फिर राइट की तरफ गया और फिर 20 मीटर चला। ठीक है, हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन। अपने ओरिजिनल जगह से वो कितनी दूर है, ओरिजिनल जगह कहाँ है, ये है, यहाँ से कितनी दूर है। तो पहले तो इतना सीधा देखेंगे, अगर दूरी तो ऐसे सीधा दूरी नापेंगे यहाँ का। तो सीधा दूरी जब नापेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ का, तो ये हो गया 40, ऊपर 40, तो यहाँ भी 40, और ये हो गया 20, यानी 60 मीटर। समझ गए? तो डायरेक्शन, ये रीजनिंग का ये चैप्टर ही है डायरेक्शन, और ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो आज हम लोग यहीं तक इसको रखते हैं। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा, नोट्स शेयर करिएगा, रिवाइज प्रॉपर कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।